जय सीताराम दोस्तों, जय मां समलई। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे, जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। नानी से यही प्रार्थना करूं कि आप और आपके माता पिता हमेशा खुश रहें और वो भी जीवन में तरक्की करते रहें, कुछ नया सीखते रहें, दूसरों को सिखाते रहें और वातावरण ऐसा बनाए कि सभी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें और माता पिता का आदर सम्मान करते रहिए, क्योंकि ईश्वर को वही बच्चे प्रिय होते हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं सर CHSE जंगल और मैं हूं निखिल, जहां पर मैं आपके लिए एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बना देता हूं और मैथ्स को सर इजी कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं। सर सिलेबस में इसका है क्या? तो सिलेबस में सर मीनिंग ऑफ फंक्शन है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, टाइप्स ऑफ फंक्शन है, फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में सर 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। ये अर्थमेटिक फंक्शंस में, फिर आ जाता है आपका ऑर्डर फंक्शंस में और एक स्पेशल फंक्शंस में। ये आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा फंक्शंस के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं सर विथ सम एग्जांपल, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट रहने वाला नहीं। सर ये रिवीजन वीडियो है आपके लिए कहें तो। आपके लिए मैं इस चैप्टर के रिलेटेड PYQ जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको लिंक, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं सर कि क्या है फंक्शन। सर यहाँ पे मैं लिखा हूं सर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सर क्या रिलेशनशिप? क्या मेरा और उसका नहीं उसका वाला रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पे टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हो रहा है। अभी वेरिएबल्स क्या है सर? वेरिएबल्स मतलब सर जो भी A to Z तक की कोई भी एक अल्फाबेट्स हैं या फिर कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि आपकी x और आप एक वेरिएबल और वो एक वेरिएबल। यहाँ पे उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप या फिर रिलेशन को दर्शाना ही फंक्शंस होता है। और ये फंक्शन सर ग्राफिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज ए फंक्शन, जहां पे हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। अब सर ये कैसे टाइप के वेरिएबल्स हो गए? एग्जांपल के सर सप्लाई एंड डिमांड वेरिएबल्स। सर ये सप्लाई एक वेरिएबल है और डिमांड एक वेरिएबल है कि जैसे ही मार्केट में किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि ये शर्ट है, अभी सर्दियों की मौसम चालू हो गया था, मतलब बोल रहा हूं एग्जांपल के लिए सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो अब फुल शर्ट का ज्यादा डिमांड है मार्केट में। अब जैसे ये शर्ट ज्यादा बिकेगा मार्केट में तो सप्लाई भी अपने आप बढ़ने लगेगा। क्योंकि आपको तो प्रॉफिट कमाना है, इसलिए सर सप्लाई बढ़ेगा। और जैसे इसका डिमांड कम हो जाएगा, इस शर्ट का डिमांड कम हो जाएगा, तो सप्लाई भी सर धीरे धीरे कम होने लगेगा, लोग बनाना भी बंद कर देंगे टेलर्स। तो वही सप्लाई एंड डिमांड का फंक्शंस को दर्शाता है, रिलेशन है ये, ठीक है। अब और एक सर रिलेशन है टू वेरिएबल्स, डिमांड एक वेरिएबल, प्राइस एक वेरिएबल। सर मान लीजिए इस शर्ट का प्राइस सर ज्यादा हाइप कर रही है, मतलब इस शर्ट का दाम होना चाहिए सर 400 रुपीज, जबकि इसका दाम हो गया सर 900 रुपीज। तो जैसे इसका प्राइस में हाइक हो गया सर, इसका डिमांड भी सर लो में चला जाएगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस है नहीं। और जैसे इसका प्राइस कम हो जाएगा, 400 है तो 450 हो जाएगा, तो मान लीजिए इसका फिर से डिमांड हाइक पे चला जाएगा। तो यही रिलेशनशिप को ही हम सर फंक्शंस कहते हैं। और सर टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी एक रिलेशन है सर। जैसे ही हम ज्यादा डिस्टेंस, जैसे कि 90 किलोमीटर पर आवर से अगर हमारा बाइक जा रहा है, तो सर पर आवर से ये पर हाफ एन आवर बन जाता है, पर हाफ आवर मतलब पर 30 मिनट्स। अगर मान लीजिए 90 और स्पीड हो जा रहा है, मतलब सर ये क्या बोलते हैं 180 किलोमीटर का स्पीड से अगर ट्रेन जा रहा है तो टाइम हमारे लिए और कम हो जाता है सर, मतलब जैसे मान लीजिए 20 मिनट्स। तो ये सर ये रिलेशन है टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड एंड वेलोसिटी, वैसे बहुत सारे वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं और एक एग्जांपल जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे सरिता है, और सरिता जो है हमारी ये एक्स है, किसकी सर? मोन्टू की। किसकी सर? मोन्टू की। ये हमारा मोन्टू लाल है। अभी मोन्टू की एक्स है सरिता। अब जैसे वो थोड़ी दूर है, 100 मीटर से दूर है, तो सर उसके लिए टाइम तो नॉर्मल है। यहां पर मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं सर, वो जैसे ही दूर है ना सर, उसके लिए टाइम नॉर्मल है, उसके लिए सर टाइम एकदम स्मूथ चल रहा है, 2 मिनट के हिसाब से चल रहा है, मतलब एक एग्जांपल दे दिया। और जैसे ही वो
पास आ जाती है, एकदम से पास आ जाती है सर, मतलब 60 इतना पास आ जाती है सरिता, यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है। तो सर इसका जो हार्ट बीट है ना सर अब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, मतलब कहें तो उसके लिए टाइम सर स्लो हो जाता है, वो 2 मिनट सर उसके लिए 6 मिनट के बराबर लगने लगता है। और जैसे उसके पास आ जाती है, क्योंकि नया नया कॉलेज चल रहा है, तो सर नया नया कॉलेज चल रहा है तो फ्रेंडशिप तो होगा ही, तो यहाँ पर जैसे उसके पूरा पास हो जाती है नज़दीक, सर उसका दिमाग हिल जाता है और वो बावला सा हो जाता है, और उसका एकदम टाइम सर जो है ना वो 2 मिनट 10 मिनट का जैसा लगने लगता है। तो सर रिलेशनशिप है, ये रिलेशन है, फंक्शन है कि सर जो सरिता हमारी है वो एक्स वेरिएबल है जो कि सर इंडिपेंडेंट है, वो ही पास आएगी तो इसके लिए टाइम ज्यादा हो जाएगा, और ये दूर जाएगी तो इसके लिए टाइम नॉर्मल हो जाएगा। और जो हमारा वाई वेरिएबल है, जो हमारा ये मोन्टू है, वो तो डिपेंडेंट है एक्स पे, वो तो सभी रहते हैं सर आप जैसे के लिए। तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स, ये इंडिपेंडेंट क्योंकि ये अपने आप से एडजस्ट हो सकता है ज्यादा कम, और y जो है x के ऊपर डिपेंड रहेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। बस ये रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए फंक्शन को यूज किया जाता है सर। अब यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल ले लिया हूँ सर नंबर में, इसी को अभी x और y ये जो हमारा 20, 40, 60, 80 और 100 मीटर था, मैं इसको ऐसे लिख लिया हूँ, ये एक सेट बन गया और y दूसरा सेट बन गया जो अभी हमने सेट थियरी में पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर क्या बोला है सर, y इज इक्वल टू fx और fx इज इक्वल टू x/10। अब x का जो भी वैल्यू होगा उसका 10 कर देंगे तो हमारा y निकल जाएगा, ठीक है सर। तो x हमारा कितना है 100, तो 100 यहाँ पे पुट किया तो 100/10 इज इक्वल टू सर हमारा 10 आ गया यहाँ पे। अब f जब हमने 80 पुट किया तो यहाँ पे 80/10 सर हमारा 8 आ गया। जब हमने x 60 पुट किया तो यहाँ पे 60/10 सर हमारा 6 आ गया। जब 40 पुट किया यहाँ पे हमने तो 40/10 इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा। और जैसे 20 पुट किया हमने x के जगह पे तो 20/10 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो जो भी हमारे ये f का y निकल जा रहा है सर 10, 8, 6, 4, 2, ये हमारा y निकल गया और इसी को हम रेंज कहते हैं। तो आपके एग्जाम में आ गया सर राइट ऑल दी रेंजेस, तो यहाँ पे आप लिख देगा रेंज इज इक्वल टू ऐसे rx ऐसे ब्रैकेट 10, 8, 6, 4 and 2, तो ये हो गया सर आपका रेंज। और बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म आप नोट कर लीजिए, हम पहले वाले सेट को सर डोमेन कहते हैं, क्या कहते हैं डोमेन, और दूसरे वाले सेट को हम कहते हैं क्या कोडोमेन। हो गया ना बस। अब और एक इंपॉर्टेंट सर आपको एग्जाम में बोलेगा सर लिखिए फंक्शन a to b क्या है। अभी फंक्शन डॉट डॉट बोल के इसको ऐसे पढ़ेंगे कि फंक्शन a to b क्या है, तो आप लिख दीजिए सर फंक्शन a to b है सर। जब हम 100 पुट कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, 80 पुट कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 60 पुट कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, बस उसको लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 100 तो 10 आ रहा है यहाँ पे हमारा, 80 पुट कर रहे हैं तो 6 आ रहा है यहाँ पे, 60 पुट कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और हम पुट कर रहे हैं तो सर 4 आ रहा है, और 20 पुट कर रहे हैं तो सर हमारा 2 आ रहा है। तो ये हो गया आपका पूरा एक फंक्शन। तो इतना हो गया एकदम क्लियर सर। अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए सर, हम पढ़ने वाले सर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, आर्यन, राज, यश और श्रेया, तनिषा और मोनी, ये कौन है सर, मेरी दोस्त नहीं आपकी भी दोस्त नहीं है। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लिया कुछ बॉयज का ग्रुप और यहाँ पे गर्ल्स का ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे आर्यन का A, राज का R और यश का Y, मोनी का M, तनिषा का T और श्रेया का S हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे बना लिया। ये बॉयज का ग्रुप, ये गर्ल्स का ग्रुप, ये डोमेन और ये हमारा कोडोमेन। तो बस रिलेशनशिप दर्शाने के लिए आपको टाइप ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आप ध्यान तो दोगे कम से कम, इसलिए मैं यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का नाम लिख लिया। तो सर इनटू फंक्शन, सबसे पहला हम समझते हैं सर कि फंक्शंस के टाइप्स क्या क्या है सर। सबसे पहला हमारा टाइप है सर इनटू फंक्शन, फिर हमारा है सर ऑनटू फंक्शन, फिर अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सर ये इनटू फंक्शन क्या है, मैं बता दूं कि इनटू फंक्शन में सर जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं उनमें से कोई एक या फिर एक से ज्यादा अगर बच जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है सर, रिलेशन बना देते हैं a to s, a to r to t, y to t, तो ये बन गया सर। क्या बोला था इनटू फंक्शन में कि सर एक अगर हमारा कोडोमेन का एलिमेंट बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो ठीक है यहाँ पे तो बच गया, तो यहाँ पर ये हो गया सर इनटू फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख दूं सर फंक्शन a to b क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा। इसका फंक्शन सर बहुत इजी है सर, a to s, ठीक है, और ये सर a r to t हो जाएगा, मतलब राज का तनिषा के साथ फ्रेंडशिप हो गया, और y मतलब यश का तनिषा के साथ उसका फ्रेंडशिप हो गया तो y to t हो गया। तो सर ये हो गया इसका फंक्शन। अब चलते हैं सर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जस्ट उसका ऑपोजिट है। क्या है सर ऑन टू फंक्शन में कि सर सारा
कोडोमेन मतलब सारी यहाँ पे जो गर्ल्स है ना उसका बॉयज के साथ फ्रेंडशिप होगा, वो भी कितना भी रिलेशनशिप या कहे तो कितना भी फ्रेंडशिप हो सकता है कितने भी दोस्तों के साथ, और एक भी ना बचे तो बहुत ही बढ़िया है। तो ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या सर ये होगा कि सर व्हेन दी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव रिलेशन विथ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इज नॉन एज ए सर ऑन टू फंक्शन। चलिए यहाँ पे सारे के साथ रिलेशन बना देते हैं, ए आर टी वाई का टी के साथ भी हो गया, ए का टी के साथ भी हो गया, तो ये हो गया सर हमारा ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर ए का एस के साथ भी है, और ए का तनीषा के साथ भी है, फिर राज का तनीषा के साथ आर टी, फिर वाई का यश का तनीषा के साथ, और यश का मोनी के साथ भी है, तो वाई एम हो गया। मोनी रॉय नहीं, फिल्म की हीरोइन नहीं सोचना है, यहाँ पे पढ़ाई करो, ठीक है। अब देखते हैं सर नेक्स्ट हमारा वन एंड वन फंक्शन। सर ये वन एंड वन फंक्शन क्या है हमारा? सर वन एंड वन फंक्शन वो फंक्शन है जहां पर कोडोमेन का और डोमेन का एक ही रिलेशन रहेगा, उसी को हम कहते हैं वन एंड वन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सारा फ्रेंड्स है जितने भी हैं, सारे फ्रेंड्स का एक ही गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है। मतलब नॉर्मल वाली गर्लफ्रेंड, वो वाली गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है। तुम्हारा दिमाग बहुत उधर जाता है, मारेंगे कनपटिए पे, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे उसका फंक्शन क्या होगा सर? सिंपल ए टू एस, ठीक है, आर टी और वाई टू एम, तो ये हो गया सर इसका फंक्शन। क्लोज कर दिए इसका ब्रैकेट। आप चलते हैं सर मेनी वन फंक्शन की तरफ। ये मेनी वन फंक्शन क्या है सर? मेनी वन फंक्शन मतलब वो फंक्शन जहां पर कोडोमेन और डोमेन का रिलेशन एक से ज्यादा हो सकता है, और दो तीन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव वन और मोर रिलेशन विथ द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन इज नोन एज मेनी वन फंक्शन। तो यहां पर सर ए का एस के साथ बना दिया, और ए का टी के साथ बना दिया, और ए का एम के साथ भी बना दिया, और आर का एस, आर का टी और आर का एम के साथ भी बना दिया, और एक छूट भी गया क्या सर? वाई का छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का एस के साथ, ए का टी के साथ, फिर ए एम, ठीक है, ए एम हो गया, और ये आर एस, आर टी और ये आर एम, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका मेनी वन फंक्शन। अब चलते हैं सर वन एंड वन इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, वन एंड वन और प्लस इनटू फंक्शन, दोनों का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मिलना चाहिए। वन एंड वन फंक्शन मतलब अभी तो बताया कि सिर्फ एक ही रिलेशन होना चाहिए सारे एलिमेंट के साथ, तो एक ही रिलेशन से पहले बना देते हैं, हो गया सारा एक ही रिलेशन। इनटू फंक्शन क्या कहता है सर? कि सर एक एलिमेंट छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे एक एलिमेंट छूट भी जा रहा है, तो ये सर हो गया हमारा फुलफिल कर दिया वन एंड वन इंटू फंक्शन। तो ये हो गया एक वन एंड वन इंटू फंक्शन का एग्जांपल। आप भी बना सकते हो खुद से कि सर एक ही रिलेशनशिप होना चाहिए और दो से चार अगर एलिमेंट छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसका फंक्शन कैसे होगा? फंक्शन ए टू बी विल बी ए टू एस, आर टू टी, y टू m, और यहाँ पे सर p तो छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब सर चलते हैं मेनी वन इंटू फंक्शन। सर फिर मेनी वन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा और इंटू का भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। तो सर मेनी वन क्या कहता है कि सर डोमेन का कितना भी एलिमेंट के कोडोमेन के कितने भी एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है, बट सर एक अगर छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कोडोमेन का एक एलिमेंट छूट भी गया तो यहाँ पर लिख देते हैं सर ए टू एस, ए टू टी, इसको लिख देते हैं ए टू टी, ए टू टी हो गया, आर टी और सर वाई टी। वाई टी मतलब सर यूट्यूब नहीं, वाई टी यहाँ पे यश और तनीषा है, ठीक है। अब खत्म हो गया ये और चलते हैं सर हमारा ऑन टू फंक्शन की तरफ। सर वन एंड वन ऑन टू फंक्शन क्या है? वन एंड वन सिंपल वही वाला सर कि एक ही रिलेशन रहेगा सारे कोडोमेन और डोमेन के अंदर, और ऑन टू मतलब एक भी नहीं बचना चाहिए कोडोमेन और डोमेन का एलिमेंट। तो हो गया सर फुलफिल। तो ए टू एस, ठीक है, आर टू टी और वाई टू एम, तो ये सर हो गया आपका ऑन टू वन एंड वन ऑन टू फंक्शन। आपको लग रहा होगा सर ये वन एंड वन इंटू फंक्शन और वन एंड वन ऑन टू फंक्शन दोनों तो देखिए सेम है, तो सेम नहीं है, यहाँ पर छूटा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया है लेकिन यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं छूटा है, बस ये फंक्शन जब लिखते हैं तो छूट जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं सर हमारा मेनी वन ऑन टू फंक्शन की तरफ। सर फिर कि मेनी वन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो मेनी वन क्या कहता है सर
डोमेन का कितना भी एलिमेंट को डोमेन के साथ रिलेशन बना सकता है, एक से ज्यादा रिलेशन बना सकता है, तो हमने बना दिया सर, ठीक है। और क्या ऑन टू फंक्शन की सारे के साथ रिलेशन होना चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो सर हमने तो बना दिया। देखिए ए का डबल रिलेशन एस और टी के साथ है, आर का टी और एम के साथ है, और वाई का सिर्फ एम के साथ है, तो यहाँ पे लिख दिए ए का एस ए का टी, फंक्शन इसका लिख देते हैं कैसे होगा, और आर का टी और आर का एम, फिर सर y का m के साथ रिलेशन कंप्लीट हो गया आपका ये। और लास्ट बिग बच गया सर क्या, इनवर्स फंक्शन। सर ये इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन मतलब सर वो फंक्शन जिसको हम उल्टा भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक ही रिलेशन रहेगा यहाँ पर, ठीक है, चाहे एक से ज्यादा भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन हम उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। वो कब होगा, जब सिर्फ सिंगल रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसको उल्टा कर दिया, एस टी एम को पहले लिख दिया और ए आर वाई को बाद में लिख दिया बॉयज के ग्रुप को, तो ये एक ही हो जाएगा। ए टू एस, देखिए यहाँ पे फंक्शन ए टू बी, जब हम ऐसे लिख रहे होंगे तो इसका क्या होगा फंक्शन सर, ए एस फिर आर टी, उसके बाद सर वाई और एम, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए जब इन्वर्स उसका कर दिए तो सर एस टू टी इसका फंक्शन क्या होगा, एस टू ए होगा, उसके बाद टी टू आर होगा और m2y होगा। देखिए इन दोनों का फंक्शन इक्वल है कि नहीं, बस आगे पीछे चीजें हैं, तो इसका मतलब सर ये इनवर्स फंक्शन है जिसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। तो सर इतना तो आप समझ गए। हमने जैसे कि अभी जो हमने थियरी पढ़ा उसका कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारा सर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, क्लिस्टर जैसा। तो सर देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बोला सर, दो सेट है, सेट ए और सेट बी, जहां पर 1 2 3 4 5 और बी में क ख ग घ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है सर, राइट इट्स डोमेन कोडोमेन एंड इट्स रेंज और फंक्शन ए टू बी। तो चलिए सर लिख देते हैं यहाँ पर नंबर 1 सर, पहले सेट लिख देते हैं, सेट ए 1 2 3 4 एंड 5 इसके साथ सेट है। और सर सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है सर, सर यहाँ पे हमारा क है, ख ग और हमारा घ है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया सेट बी में। अब क्या लिखना है सर, हमको इसको फंक्शन ए टू बी लिखना है सर, फंक्शन ए टू बी। तो सर फंक्शन ए टू बी हमको रेंज निकालने के लिए तो सर एक इक्वेशन भी चाहिए होगा, तो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं सर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया और यहाँ पे आपको इक्वेशन को पुट करना है, एफ एक्स मतलब हमारा ए को पुट करना है। तो एफ में 1 पुट किया तो सर हमारा 1 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा। जैसे ही हमने F2 पुट किया सर यहाँ पे हमारा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 है हमारा 6 आ गया। हमने F यहाँ पर सर 3 पुट किया, बस x की जगह 3 पुट कर देना है, तो 2 इंटू x की जगह 3 पुट किया तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। फंक्शन 4 पुट किया यहाँ पर हमने, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 और F हमने सर 5 पुट किया यहाँ पे, तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 प्लस 2 इज इक्वल टू सर 12। तो आपका जितना भी हो गया सर ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट। आपका सबसे पहले क्या पूछा सर, डोमेन बोला है, तो डोमेन आप लिख देते हैं, डोमेन जिसको हम dx भी कहते हैं इज इक्वल टू सर पहला वाला हमारा सेट जैसे कि हमने देखा था, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब लिख देते हैं सर कोडोमेन, तो सर लिख दिया कोडोमेन, ठीक है। उसको CD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका x लिखना है, तो सर हमारा कोडोमेन तो सेट B था, क ख ग घ, तो यहाँ पे लिख दिया क ख ग और घ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोडोमेन। अब चलते हैं सर उसका रेंज की तरफ की। उसका रेंज क्या है सर, जो हमने लिखा R इसको लिख देते हैं स्मॉल में और इसको रेंज सर 4 6 8 और 10 जो हमारा आंसर निकला वही हमारा रेंज है। तो यहाँ पे लिख दिया 4 6 8 और 10 और 12 ये आपका रेंज हो गया। और सर फंक्शन ए टू बी हमारा क्या है, तो बस ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा जितना अभी हमने पढ़ा। तो फंक्शन ए टू बी सर क्या होगा, सर हमारा यहाँ पे 1 पुट किया तो 4 आया, 2 तो 6 3 8, 4 पुट किया तो 10 आया, 5 पुट किया तो 12 आया। बस उसको अच्छे से लिख देना है कि 1 आया तो 4, 2 पुट किया तो 6, 3 पुट किया तो 8 और 4 पुट किया तो सर हमारा 10 और सर 5 पुट किया तो हमारा आंसर 12 आया और ब्रैकेट क्लोज। ये फंक्शन ए टू बी और ये आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं सर एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है सर। सर ए
to B दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा सेट है 1 2 3 दिया हुआ है और B हमारा E दिया हुआ है। क्या बोला है सर? राइट ऑल द फंक्शंस A to B ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो जितना भी हमने अभी अभी पढ़ा उस सारे का सर टाइप्स ऑफ फंक्शन का हमारे यहाँ पे फंक्शन A to B निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत ही सरल सर। A लिख देते हैं सबसे पहले, हमारा 1 2 3 है सेट, और हमारा सेट सर B क्या है? आ ई है, क ख ग नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो उड़िया का लिख दिया फिर मैं, यहाँ पे आ और सर ई है, ठीक है, लिख दिया हमने आ और ई, सेट A और B, ठीक है। अब लिख दे सर, सबसे पहला आप बताओ, मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है क्या? हाँ एकदम सही, इनटू फंक्शन होगा। तो इनटू फंक्शन को मैं इनटू फंक्शन को f करके मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, आप उसको पूरा लिख लेना। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फिर सेकंड क्या है सर? ऑन टू फंक्शन, बहुत ही बढ़िया। फिर क्या होने वाला है? हाँ एकदम करेक्ट है, ऑन टू फंक्शन के बाद सर मेनी वन फंक्शन आएगा। मेनी वन सा नहीं, 1 and 1 फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 and 1 फंक्शन, ठीक है, 1 and 1 फंक्शन। फिर सर मेनी वन फंक्शन आएगा, हाँ अभी सही हो, मेनी वन फंक्शन, इसको हमने लिख दिया ऐसे। उसके बाद मेनी वन फंक्शन के बाद क्या आता है? 1 and 1 इनटू फंक्शन, वेरी गुड। तो 1 and 1 इनटू फंक्शन, तो ये हमने लिख दिया। नंबर 6 सर क्या था? बहुत बढ़िया, मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज्यादा सरल, या फिर कहें तो बहुत ज्यादा इजी, याद करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या कि आप इसको ऐसे नहीं लिखो, रुको इरेज करने के लिए मैं डस्टर ले आता हूँ। डस्टर नहीं सर, एक गमछा है, हाँ ठीक है गमछा, ये चलो कोई बात नहीं सर। 1 and 1 फंक्शन लिख दिए, उसके बाद आप लिखोगे क्या? 1 and 1 इनटू फंक्शन, ठीक है, ये जल्दी से एकदम हो जाएगा सर। उसके बाद 1 and 1 ऑन टू फंक्शन, तो इसको भी आप लिख दिए, बढ़िया। हाँ अब चलो लिख लेते हैं, ये खत्म हो गया इनटू ऑन टू, मेनी वन फंक्शन लिख दिया सर। ये तो मैंने लिखा है, मेनी वन का लिखा, तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे सर उसका मेनी वन इनटू फंक्शन, फिर मेनी वन ऑन टू फंक्शन है सर, ठीक है, लिख देते हैं चलो, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। उसका लास्ट वाला बहुत ही बढ़िया इनवर्स फंक्शन ही होगा, ठीक है, लिख दिया हमने इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब चलिए इसका हम कर लेते हैं सर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, आ और ई, आर और ई बन गया हमारा। तो सब देखिए क्या बोला है, इनटू फंक्शन क्या कहता है कि सर एक एलिमेंट बच जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ए का ओ के साथ रिलेशन हो गया, 2 का ए ओ के साथ और 3 का भी ओ के साथ, और ई बच गया हमारा लास्ट में। तो इसको हम लिख देते हैं सर इसका फंक्शन कि 1 का अ हो गया, ठीक है सर, 2 का आ हो गया और 3 का भी आ हो गया। क्या आ? बस ये हो गया आपका इनटू फंक्शन। अब चलते हैं सर ऑन टू फंक्शन क्या कहता है सर? सारा कोडोमेन और डोमेन में रिलेशन रहना चाहिए। तो चले यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दी, तो सारा रिलेशन में आ गया, कोई भी बचा नहीं, ठीक है। तो 1 का अ के साथ हो गया, ठीक है सर, 2 का आ के साथ रिलेशन हो गया, फिर 3 का आ के साथ रिलेशन हो गया, फिर 3 का ई के साथ भी रिलेशन है, ठीक है सर, समझ गए आगे, ठीक है ना। एक तो मीम याद है, देखे वो वाला पुनीत द सुपरस्टार, बोलते ना, ठीक है समझ गया, आगे चलो, देखे हो नहीं तो यहाँ पे मीम लगा दिया हूँ, देख लेना, ठीक है। अब 1 and 1 फंक्शन क्या है सर? 1 and 1 फंक्शन मतलब सर सारा के साथ सिर्फ एक ही रिलेशन होना चाहिए डोमेन और कोडोमेन के बीच में। तो चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, तो देखो अभी हो गया बराबर, एक रिलेशन है तो सब में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 का अ के साथ रिलेशन हो गया सर, 2 का आ के साथ रिलेशन हो गया सर, फिर 3 का ई के साथ रिलेशन हो गया सर। ये हो गया सर हमारा कंप्लीट फंक्शन, ठीक है। और जल्दी सर 1 and 1 इनटू फंक्शन। सर 1 and 1 इनटू फंक्शन क्या कहता है सर? कि एक से ज्यादा रिलेशन होना चाहिए, नहीं 1 and 1 इनटू फंक्शन में क्या बोलता है सर? एक ही रिलेशन होना चाहिए डोमेन और कोडोमेन के बीच में, और एक छूट भी जाना चाहिए। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है? सारा का साथ रिलेशन में है, समझ में आ गया? तो क्या यहाँ पे कुछ छूटा? नहीं ना, तो सर ये पॉसिबल नहीं है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिख दोगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब चलते हैं 1 and 1 ऑन टू फंक्शन। ये 1 and 1 ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि सारा के साथ एक रिलेशन होना चाहिए और सारा फुलफिल्ड भी होना चाहिए, मतलब सारा भी रिलेशन में रहना चाहिए और एक छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 and 1 ऑन टू फंक्शन लिख देते हैं सर, यही वाला सेम
1 के अ हो गया, 2 का अ के साथ आ के साथ, ठीक है सर, और 3 का ई के साथ हमने ये रिलेशन बना दिया। अब चलते हैं मेनी वन फंक्शन की तरफ। ये मेनी वन फंक्शन क्या है? मेनी वन फंक्शन मतलब डोमेन का को डोमेन के साथ एक से ज्यादा रिलेशन हो सकता है। तो चलो यहाँ पे बना देते हैं कि हाँ, ये हो गया एक से ज्यादा रिलेशन, तो ये हो गया ना, देखो एक से ज्यादा रिलेशन हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं, निकला तुम्हारे मुंह पे पिंपल कॉमेडी हो गया नहीं। तो यहाँ पे 2 आ, ठीक है सर, फिर 3 का अभी आ के साथ रिलेशन है और 3 का ई के साथ भी रिलेशन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्लीट। अब चलते हैं मेनी वन इंटू फंक्शन। ये मेनी वन इंटू फंक्शन क्या है? सिंपल सर, मेनी वन इंटू फंक्शन याद करो याद करो याद करो, हाँ, डोमेन और कोडोमेन के बीच में जो रिलेशन है, डोमेन का एक से ज्यादा रिलेशन हो सकता है, और इंटू फंक्शन एक बच भी जाना चाहिए। तो चलो बचा देते हैं इसको हम, हाँ, 1 का के साथ रिलेशन नहीं करते हैं, खत्म, या फिर 1 का सिर्फ आ के साथ कर देते हैं और आ छूट जाता है हमारा कोडोमेन का एक एलिमेंट। तो यही हो गया सर मेनी वन इंटू फंक्शन। तो 1 का आ के साथ रिलेशन, फिर 2 का भी आ के साथ रिलेशन, उसके बाद 3 का भी आ के साथ रिलेशन, उसके बाद 3 का ई के साथ रिलेशन। तो ये हो गया आपका पूरा रिलेशन कंप्लीट। आप चलते हैं सर मेनी वन इंटू फंक्शन। मेनी वन मतलब डोमेन का कोडोमेन के साथ डबल रिलेशन हो सकता है, और ऑन टू मतलब सारा फुलफिल भी होना चाहिए। तो चलो लो, फुलफिल्ड भी हो गया सारा और डबल रिलेशन भी हो गया। तो चलो लिख देते हैं इसको सर, 1 का अ के साथ, 1 का आ के साथ, तो लिख देते हैं 1 का अ के साथ रिलेशन ब्रैकेट, फिर 1 का आ के साथ रिलेशन ब्रैकेट, फिर 2 का आ के साथ, 2 का आ के साथ रिलेशन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 का आ के साथ और 3 का ई के साथ रिलेशन। तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं सर इनवर्स फंक्शन लिखने। तो चलो इनवर्स लिख देते हैं जिससे कि दोनों तरफ से इक्वल हो जाए। तो ये हो गया सर दोनों तरफ से इक्वल वाला। देखो चलो इनवर्स लिखते हैं, इसका क्या होगा? इसका इनवर्स होगा सर, यहाँ पे मैं लिख दूं 1 2 3, ये हो गया इनवर्स। पहले इसका कर रहे थे अ से आ, अब ये हो रहा सर अ से 1 तक, फिर आ से 2 और ई से 3, तो ये हो गया इनवर्स। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सर अ का 1, आ का 2 के साथ और ई का 3 के साथ। ये हो गया सर कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को। तो जितना सर आप डायग्राम देख रहे होंगे सर, आप सोच रहे होंगे क्या है, तो वेट, अगर मैं बता दूं, पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो ना, तो बता रहा हूं एकदम घुस के मारूंगा, एकदम से बता रहे हैं, जल्दी पेन कॉपी लेके आओ। लियो ना तो बढ़िया है, लियो तो बढ़िया है, और नोट करते जाओ जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। और अभी तक वीडियो को देख रहे हो ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो भैया? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के शेयर कर दो, ताकि वो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके और 90% स्कोर कर सके अपने बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। तो सर आप तो बचपन से अलजेब्रा पढ़ रहे हो, क्या है अलजेब्रा सर? 2x + 1, 2x² + 1, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं सर, 2x + 1, और ये जितने भी टाइप्स ऑफ फॉर्म हो गए, जैसे 5x + 2/3, जितने भी हम ये करते हैं रेशनल इरेशनल वाले, तो इसको सर हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब सर इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं। इसका काम सर हमारे रेगुलर रूटीन में तो नहीं होता, हम जो मैथमेटिशियंस करते हैं वो उनके काम में आता है। जैसे कि ब्रिजेस के बाद डाटा को कलेक्ट करना, कोई बड़ा से बड़ा डेटा हो गया उसको कलेक्ट करने के लिए हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं, वो भी इस फंक्शन के फंडे को, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन हो जाएंगे सर। एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा आएगा आपका रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, तीसरा आएगा आपका इर्रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो जिसमें कि x² x³ x² + 1 x² + 2 जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन होंगे वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएंगे। और अगर f(x) का वैल्यू अगर आपको सिर्फ = 5 मतलब एक कांस्टेंट नंबर में दिया है, तो सर इसको हम क्या कहते हैं? लिख लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, और फंक्शन को मैं f से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है सर। अब अगर f(x) का वैल्यू सर यहाँ पर 2x + 1 मतलब x एक तो यहाँ पर आ जाता है और उसके साथ +1 आ गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर? लाइनर पॉलिनोमियल फंक्शन,
लाइनर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर लाइनर पॉलिनोमियल फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा है सर कि जब भी fx का वैल्यू आपको यहाँ पे ऐसा दिया है कि सर fx का वैल्यू 3x² + 2x + 1, यहाँ पे अगर इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, उसका पावर 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एकदम क्लियर है। अब क्या देगा यहाँ पे सर? सिंपल x का वैल्यू आपको दे देगा 1 2 3 4 5, बस यहाँ पे आपको पुट करना और आंसर ले लेना है। तो बस वैसा ही कुछ रहता है और कुछ इसमें हाईटेक नहीं है। बस यहाँ पे टाइप्स में पढ़ा देता हूं क्योंकि जब हम करेंगे ना कुछ क्वेश्चन आंसर तो उसमें हमको पता चल जाएगा सर ये किस टाइप का फंक्शन और इजीली उसका हो जाएगा। अब अगर सर कोई भी फंक्शन है और उसका इतना सारा पावर्स दिया हुआ है जैसे कि x³ 5x² + 2x + 3, तो इसको हम टाइप ऑफ क्या कहते हैं सर? इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन इसको हम कहेंगे। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन के एग्जांपल्स भी आपने देख लिया। अब सर रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है? रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन एग्जांपल के लिए सर जो कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन हम p/q के फॉर्म में उसको लिख सके उससे हम कहेंगे रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं क्या सर? 2x + 2 / x + 1। आप और 2-3 एग्जांपल लिख दीजिए सर। क्या कि 5x³ + 3/2 या फिर 9x² / 3 आप लिख सकते हैं। बहुत सारे टाइप ऑफ एग्जांपल। ठीक है, अब चलते हैं इरेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। क्या है सर कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं हम उसको, तो उसे हम कहेंगे सर एक इरेशनल नंबर। जैसे कि रूट में, तो रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं हम उसको p/q फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो जैसे कि रूट को हम नहीं प्रेजेंट कर सकते, इसलिए हम इसको इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो ये उसका सर एक एग्जांपल है, मैं यहां पर दे के रखा हुआ हूं। 5x + q √ 3x + 2 √ और यहाँ पे fx दे दिया और यहाँ पे आपको x का वैल्यू दे दिया होगा सर जैसे 1 2 3, बस यहाँ पे x की जगह 1 2 3 पुट करना है, आंसर निकल गया। इतना इजी है। ठीक है, और अब ये तो समझ गया। अब चलते हम ट्रांसजेंडल नहीं है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ये क्या है सर? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन सर वो फंक्शन जो कोई भी मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है उसे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहते हैं। और इतना सारा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, थ्योरी तो बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करवा दे रहा हूं तुरंत। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी सर 3 टाइप्स का है सर। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, देन है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन है हमारा लोगरिथमिक फंक्शन। एकदम निश्चिंत होकर एकदम पढ़ो और राइट डाउन करते जाओ। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के नीचे लिखो उसके सब हेडिंग। सबसे पहला सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है सर? सर वो टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूलेज यूज हुए हैं या फिर उनके रिलेशंस यूज हुए हैं सर, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा नाम से ही। तो उसका सर एग्जांपल है सर sin स्क्वायर, यहाँ पे थीटा रहता है तो थीटा की जगह यहाँ पे fx यूज किया गया है, और cos स्क्वायर gx = 1। और शुक्र मानो भगवान का कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेबस में नहीं है, बस मैं यहाँ पे पढ़ा दिया हूं ताकि आपको पता रहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। अब चलते हैं सर एक्सपोनेंशियल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल क्या है? इसका नाम से पता चल रहा है कि एक्सपोनेंट वाले हैं सर। तो एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे ये दे देगा सर कि fx का जो वैल्यू है ना सर, ये है कि 5⁴x + 2 × 2⁴x। तो यहाँ पर ऐसे दिया है, बस आपको x का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 दिया होगा, यहाँ पे बस पुट करना और आंसर को ले लेना है। तो ये हो जाएगा सर एक्सपोनेंशियल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से। अब चलते हैं सर लोगरिथमिक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की तरफ। ये लोगरिथमिक क्या है सर? कि सर जो भी कोई फंक्शन लोगरिथम के फॉर्म में हो उसे हम लोगरिथमिक फंक्शन कहते हैं सर। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख लीजिए सर, यहाँ पे आपको fx का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है कि सर fx = log 2x + log 3x। बस x का वैल्यू 1 2 3 दे दिया है, आपको यहाँ पे आंसर पुट करना है x का वैल्यू और आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हम समझ लेते हैं अपना अदर फंक्शंस की तरफ। सर अदर फंक्शन क्या है सर? कुछ टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि आपको समझना चाहिए सर। पहला अदर फंक्शन है सर रियल वैल्यू फंक्शन। आप नोट कर लीजिएगा, रियल वैल्यू फंक्शन मतलब सर वो फंक्शन जिसका एक वैल्यू हो, 2 वैल्यू या फिर 3 वैल्यू हो और या फिर वैल्यू फिक्स हो, उसे हम कहेंगे सर एक रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है,
जैसे कि एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहां पर दे दिया है, तो इसको हम सर्च कहेंगे रियल वैल्यू फंक्शन या फिर वन वैल्यूड फंक्शन इसको कहेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, क्या सर उसके भी तीन फॉर्म है, क्या एक डबल वैल्यू फंक्शन है जिसमें कि सर y का वैल्यू मतलब जो x निकलेगा यहाँ पे 2 दिया रहता है, जैसे कि रूट में x या फिर रूट में माइनस x, तो ये इसको हम कहेंगे सर डबल वैल्यू फंक्शन कहेंगे। और सर जिसका भी x का वैल्यू सर 2 या 2 से ज्यादा आए उसे हम कहेंगे एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्लियर हो गया, जहां पर y का यहाँ पर फंक्शन आपको यहाँ पे दे दिया होता है, और जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो सर ऐसे आता है आंसर x माइनस 2 या x प्लस 3 और एक आ जाता है x प्लस 5, मतलब यहाँ पे तीन वैल्यू x का निकल जाता है, इसीलिए हम इसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और एक टाइप ऑफ वैल्यूड फंक्शन आता है सर मॉड्यूलस फंक्शन। सर ये मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है सर, जो मॉड्यूलस फंक्शन है y इज इक्वल टू फंक्शन, मतलब फंक्शन और फंक्शन का वैल्यू सर x रहेगा या फिर 0 रहेगा x का वैल्यू, और उसका साइन माइनस रहेगा जहां पे वो छोटा रहता है, जैसे कि x यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -2 है, तो सर उसको हम मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया ना, तो ये उसके रिक्वायरमेंट अगर पूछेगा 1 मार्क का क्वेश्चन में कि मॉड्यूलस फंक्शन का कुछ रिक्वायरमेंट हमको बता दीजिए, या फिर उसको टर्म कैसे करते हैं, या फिर उसके अब एक फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन कहलाता है, तो ये आपका ऐसे लिख दीजिएगा, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0, तो उसे हम कहेंगे सर एक मॉड्यूलस फंक्शन। अब आता है सर एक हमारा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है सर, कि जब भी एक फंक्शन उसका वैल्यू सर ये इस तरीके से हम उसको बता सकें कि सर -x जो भी हम पुट कर रहे हैं उसका वैल्यू x में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है, तो उसे हम एक इवन फंक्शन कहेंगे। एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको क्या बोलते हैं ग्राफ बना दिया हूं, आप ग्राफ पेपर में जब भी करोगे इसे, जब भी हम -x यहाँ पे आंसर पुट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू ना सर x पॉजिटिव में आ जा रहा है, तो ये उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर इवन है तो सर ऑड भी होगा, तो ऑड फंक्शन क्या है सर, जब भी हम x पुट करते हैं उसका फंक्शन का वैल्यू तो हमको भी माइनस में उसका आंसर आ जाता है। यहां पर माइनस कर रहे थे तो प्लस आ रहा था, इधर प्लस कर रहे हैं तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो सर उसे हम कहेंगे एक ऑड फंक्शन। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है कि सर जब भी x का वैल्यू हम इधर पुट कर रहे हैं तो वो उसका ग्राफ ऐसे नीचे चला जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए सेल्स है, अब एक किसी कंपनी का सेल्स एक बार में इंक्रीज हो गया, यहां से ऐसे इंक्रीज गया तो क्या है, और एक ही बार में डाउन हो गया कि नेगेटिव में चला गया, फिर बाउंस बैक करके नीचे और चला गया, तो इसे हम कहते हैं सर ऑड फंक्शन। तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एग्जांपल के लिए यहां पे मैं बता दूं सर sin x x³ और 5x प्लस 7x³, ये कुछ एग्जांपल्स है ऑड फंक्शंस के, ठीक है। बस आपको ये थियोरेटिकली समझना है, कुछ एग्जाम में पूछ लिया 1 मार्क का क्वेश्चन में तो इसको लिख देना है, बस यहां पे आपको पहचानने के लिए बोलेगा और कुछ करने के लिए बोलेगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं पीरियोडिक फंक्शन की तरफ। ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं सर वो फंक्शन जो कि अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या फिर पर्टिकुलर नंबर पे, तो उसे हम कहेंगे सर एक पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि सर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं, और एक पर्टिकुलर हाइट भी है, तो हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब चलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन की तरफ। सर ये मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, सर मोनोटोनिक फंक्शन वो फंक्शन है जिसके ऊपर जो हमारा x डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर ये y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल उसके ऊपर रहता है, कि जब भी अगर x का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा एज पर सिचुएशन, और अगर इसका डिक्रीज होता है तो इसका भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा एज पर सिचुएशन, तो उसे हम कहेंगे सर मोनोटोनिक फंक्शन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है कि जब भी a आ रहा है तो 1 वैल्यू हो रहा है, b हो रहा है तो 3 वैल्यू हो जा रहा है, c तो 3 का वैल्यू 3 हो जा रहा है, और d अगर हो रहा है तो उसका वैल्यू 4 हो जा रहा है, तो ये मोनोटोनिक मतलब इंटरडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट के बीच का है। अब चलते हैं हम अपना सर आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है सर, आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन है जहां पे उसका डोमेन अपने आप को ही रिपीट कर दे रहा है को डोमेन में। क्या सर, डोमेन अपने आप को ही रिपीट कर दे रहा है को डोमेन में, उस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। एग्जांपल के लिए 1 1 2 2 3 and 3 यहां पे रिपीट कर, यहां पे x इज इक्वल टू y है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, क्या सर सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन क्या है सर, सिग्नम फंक्शन को आप ऐसे मतलब बोलोगे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ ए फंक्शन इज टर्म्ड एज सिग्नम फंक्शन, तो सर ये उसका फंक्शन का ये है
कि y जब y इज इक्वल टू fx होगा और fx का वैल्यू सर 0 से बड़ा होगा मतलब 1 होगा सिर्फ, या फिर 0 के इक्वल होगा मतलब 0 होगा सिर्फ, या फिर 0 से छोटा होगा मतलब सिर्फ -1 होगा, 1 0 और -1 x का वैल्यू होता है, तो उसे हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट या फिर कहें तो डिनोट करने का ये उसका कहें तो रिप्रेजेंटेशन है कि sin SGN डॉट x इज इक्वल टू x मॉड्यूलस बाय x, जहां पर x का वैल्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, आपको ये बुक में मिलेगा नहीं बट मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए सर ये फंक्शन है क्या। और कुछ टाइप ऑफ फंक्शन है सर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इक्वल फंक्शन है सर। इक्वल फंक्शन मतलब सर वो टाइप ऑफ फंक्शन जिसके डोमेन और रेंज इक्वल हो, क्या डोमेन और रेंज इक्वल हो, उसे हम कहेंगे इक्वल फंक्शन। सर एक फंक्शन तब इक्वल होगा जब उसका डोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे सर इक्वल फंक्शन। देन आता है सर आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, बस इसका नाम जान लीजिए, इसका काम कुछ आपके बुक में है नहीं, ठीक है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आता है और एक पैरामेट्रिक फंक्शन आता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं सर राइट ऑल दी अदर फंक्शन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ये कुछ आपके टाइप ऑफ फंक्शन हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को समझेंगे जो कि बिजनेस वर्ल्ड में काम आता है ज्यादातर, ये भी काम आता है लेकिन वो सब ज्यादातर काम आता है। चलिए हम करते हैं अपना स्पेशल फंक्शंस। तो सर स्पेशल फंक्शंस में कुछ 7 टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शंस है। तो सबसे पहला है सर क्या डिमांड फंक्शन। अब मैं आपको बता दूं जितने भी फंक्शन होता है ना सर, फंक्शन क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वीडियो के शुरुआत में ही कि सर एक्स और वाई के बीच के रिलेशन को ही हम यहाँ पे फंक्शन कहते हैं, कि जैसे x इंक्रीज होगा y भी उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। बस इसी चीज को हमको समझना है सर। तो स्पेशल फंक्शंस में डिमांड फंक्शन क्या कहता है सर कि यहां पर जब भी सर डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगा किसी चीज का, तो उसका प्राइस भी सर इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। और जब भी डिमांड लो होगा तो प्राइस भी कभी कभी गिर जाएगा या फिर लो या फिर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिमांड फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल अगर एक संबलपुरी शर्ट का दाम सर अभी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखें तो अगर उसका डिमांड अभी स्कूल टाइम अगर मतलब मान लीजिए अभी आपका नया नया स्कूल खुला हुआ है, संबलपुरी शर्ट्स का अभी आपको सिलवाना है, तो मार्केट में अभी आपका डिमांड हाई हो गया है तो प्राइस भी सर हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको पैसा छापना है, ज्यादा प्रॉफिट करना है। और जैसे कि अभी स्कूल का सीजन नहीं है, अभी स्कूल कोई खुल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या सर डिमांड खत्म हो गया या फिर कहें तो लो है, तो यहाँ पे उसका प्राइस भी सर लो हो जाता है। सर यही है डिमांड फंक्शन। बस इसी चीज के रिलेशन को ना हम ऐसे शो करते हैं सर x और फंक्शन p के रूप में, जहां पे सर x जो हमारा है ना ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब सर हमारा जो डिमांड है ना क्वांटिटी है ना वो प्राइस पे निर्भर रहेगा, p पे हमारा निर्भर रहेगा। जैसे ही p ऊपर नीचे होगा ना सर डिमांड भी ऊपर नीचे ही होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा p इंडिपेंडेंट है और x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और उसको हम कैसे शो करते हैं इस इक्वेशन को सर, x इज इक्वल टू फंक्शन p, जहां पर p हमारा प्राइस पर यूनिट है और हमारा सर x क्वांटिटी ऑफ गुड है, ठीक है सर। ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सर सप्लाई फंक्शन है। तो ये सप्लाई फंक्शन है क्या सर कि यहाँ पर सप्लाई और प्राइस के बीच में जो भी हमारा रिलेशन है इसको शो किया गया है कि सर जैसे ही प्राइस हमारा यहाँ हाई हो जाता है सर, यहाँ पे हमारा सप्लाई भी हाई होता है, क्योंकि सर डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में। फिर वही एग्जांपल संबलपुरी शर्ट का, अगर मान लीजिए संबलपुरी शर्ट का यहाँ पर प्राइस एकदम हाई कर दिया जाए तो यहाँ पर सप्लाई भी मार्केट में जो टेलर्स है वो भी बनाना ज्यादा शुरू करेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट क्यों मिलेगा? क्योंकि सर डिमांड मार्केट में है, क्योंकि अभी स्कूल टाइम चल रहा है, स्कूल खुल रहा है, स्कूल सीजन है, तो उसमें ज्यादा ड्रेस सिलवाने के लिए मांगता है, तो इसलिए प्राइस भी ज्यादा और सप्लाई भी ज्यादा है। और मान लीजिए सप्लाई प्राइस कम हो गया तो टेलर अपने आप समझ जाएगा सर कि अभी मार्केट में सीजन नहीं है इस चीज का, तो वो भी सप्लाई को कम कर देगा। बस इसी के रिलेशन को हम सप्लाई फंक्शन कहते हैं। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, x इज इक्वल टू जी पी, जहां पर p सर प्राइस पर यूनिट है और x हमारा सर क्वांटिटी ऑफ गुड सप्लाइड इन द मार्केट है। और इसके हम ग्राफ को सर क्या कहते हैं, सप्लाई कर्व के नाम से इसको हम पुकारते हैं। काम खत्म हो गया। तो चलिए हम समझ लेते हैं अपना कॉस्ट
कॉस्ट फंक्शन। सर ये कॉस्ट फंक्शन क्या है? सर कॉस्ट फंक्शन में क्या होता है ना कि सर जैसे ही कोई भी चीज, मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैं ग्राफ शो किया हूं कि यहाँ पर ये इंक्रीज ऑर्डर में है, ठीक है, ये इंक्रीज ऑर्डर में है। तो जैसे ही सर यहाँ पर एक्स नंबर ऑफ कम्युनिटी, सर जैसे ही कोई भी सामान, कम्युनिटी मतलब सर कोई भी थिंग या फिर कोई भी गुड्स का सप्लाई अगर है, तो यहाँ पर जब ही हम उसका एक्स नंबर मतलब 1000 है, अगर यहाँ पे 500 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सर उसका कॉस्ट पर यूनिट, एक कॉस्ट मतलब एक प्रोडक्ट का यूनिट पे जितना भी कॉस्ट है वो सर बहुत ज्यादा हाई रहेगा। और सर जैसे ही हम कमोडिटी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 5000 यूनिट्स पर हम बना रहे हैं एक ही बार में, तो सर उसका प्राइस एकदम सडन डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं शो किया हूं, ये जैसे ही बढ़ जाता है प्रोडक्शन, तो सर उसका कॉस्ट भी सर घट जाता है। तो इसी को हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं, इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। और उसको हम कैसे शो करते हैं सर? ऐसे शो करते हैं सर, C इज इक्वल टू सी एक्स, जहां पर सर C कॉस्ट फंक्शन है या फिर कॉस्ट पर यूनिट है, और X हमारा नंबर ऑफ कम्योडिटी है, मतलब कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ कम्योडिटी वो लोग यूज हो रहा है। आपको एग्जाम में या फिर कहें तो आपके बुक में क्या क्वेश्चन दिया रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है, सिंपल क्वेश्चन दिया सर कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये दोनों का अगर आप सम अप कर देते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट निकल जाएगा एक प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे सर फिक्स कॉस्ट क्या है? यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है सम ऑफ इंडिपेंडेंट और ओवरहेडेड एक्सपेंसेस, मतलब सर जितने भी इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इंडिपेंडेंट रहते हैं, आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे निर्भर नहीं रहते हैं, उसी को सर हम इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ रेंट, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट। वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आते हैं? यहाँ पे सम ऑफ डिपेंडेंट एक्सपेंसेस, जो भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही हाई होगा सर उसका एक्सपेंसेस भी हाई हो जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सारे डिपेंडेंट है, तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट इसलिए कहते हैं। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है सर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेवेन्यू फंक्शन की तरफ। ये रेवेन्यू फंक्शन क्या है सर? कमाई का फंक्शन है। यहाँ पर एक इक्वेशन भी दे चुका हूं मैं कि सर R इज इक्वल टू पी एक्स, जहां पे R सर हमारा टोटल रेवेन्यू है और हमारा P प्राइस पर यूनिट और X हमारा क्वांटिटी ऑफ गुड्स। सर जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू है बाय द सेलिंग ऑफ X नंबर ऑफ गुड हमको मिल जाएगा सारा, है कि नहीं? तो यही हमारा उसका फंक्शन है, और इसी के फंक्शन को हम क्या कहते हैं सर? रिलेशन या फिर रिलेशन ऑफ रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। अब सर चलते हैं अपना नेक्स्ट 5 नंबर प्रॉफिट फंक्शन। ये प्रॉफिट फंक्शन क्या है सर? वो फंक्शन जो कि प्रॉफिट के रिलेशन को दिखा रहा है, उसको हम प्रॉफिट फंक्शन कहते हैं सर। जहां उसका इक्वेशन ये है px इज इक्वल टू rx माइनस cx। सर जैसे यहाँ पे p यहाँ पर प्रॉफिट के आ गया है और x जो है हमारा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है कि कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस हो रहा है, और Rx यहाँ पे सर हमारा रेवेन्यू फंक्शन है और C हमारा Cx हमारा सर कॉस्ट फंक्शन है। तो जब हम रेवेन्यू टोटल इनकम में से टोटल कॉस्ट एक्सपेंसेस को हटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा सर? हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा सर। बहुत समझदार हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर नंबर 6 है सर ब्रेक इवन पॉइंट। सर ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है सर? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जब भी हम क्या बोलते हैं, हमारा सेल्स और कॉस्ट प्रोडक्शन जितना बनाने में, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जल्दी समझ जाओगे। सर एक संबलपुरी ड्रेस बनाने वाला एक टेलर है। अब वो बनाने में उसको सर इस कपड़ा खरीद के लाया 600 रुपया में मीटर, और उसने अपना चार्ज कितना लगाया? 800 रुपया। और जब मार्केट में उसको बेचने गया तो उसको दुकानदार भी क्या बोला, भाई देख भाई मैं तेरे को 800 रुपया से बेसी देना नहीं है, मेरे को 1 रुपया बेसी नहीं देना है। इसका मतलब सर उसको और मजबूरी भी था उसका, तो उसको बेच दिया। चलो वो बोला कि घाटा भी नहीं हो रहा है कि प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, मेरा लॉस ना कि प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो मैं बेच देता हूं, कम से कम सर उसका खर्चा तो निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट उसी को बोलते हैं, जहां पर सर आपका रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल हो जाता है, ठीक है, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। और उसका सर इक्वेशन हमारा px इज इक्वल टू 0। सर जो भी हमारा प्रॉफिट फंक्शन होगा ना उसका इक्वेशन इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व जब करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा कि कितना प्रोडक्ट बेचने पे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल हो जाता है, ठीक है सर। अब चलते हैं नंबर 7 जो हमारा है कंजप्शन फंक्शन। सर कंजप्शन ऑफ गुड्स या फिर कहें तो कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस
को हमारा शो करने के लिए कंजप्शन फंक्शन दिखाया जाता है और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कंजप्शन कर्व भी कहते हैं, जिसका सर यहाँ पर इक्वेशन है C इज इक्वल टू एफ आई, जहां पर सर C कंजप्शन को कहा गया है और I यहाँ पर इनकम को कहा गया है। तो कंजप्शन और इनकम को अगर माइनस कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो सर हमारा क्या निकल जाता है, सेविंग्स निकल जाता है, ठीक है। और उसका इक्वेशन S इज इक्वल टू I माइनस C है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। अब चलिए इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि आपको, और चलो हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं स्पेशल फंक्शंस के रिलेटेड। तो आपका सर एक्सरसाइज 4B में क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। सर एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर इज प्लानिंग प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ शर्ट्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व इनिशियली अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख, ठीक है सर समझ गया, एंड अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 150 रुपीज फॉर प्रोड्यूसिंग ईच शर्ट। If each shirt can be sold at 350, then find cost function, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन एंड ब्रेक इवन पॉइंट। आपको यहाँ पे सर बोला गया है क्वेश्चन में कि सर एक गारमेंट दुकान वाला, मैन्युफैक्चरर वाला, वो प्रोडक्शन करता है एक न्यू वैरायटी ऑफ शर्ट्स का, जहां पर सर फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन करने के लिए जो फिक्स कॉस्ट आता है ना सर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, रेंट, इंश्योरेंस, सारा मिलाकर सर 1.5 लाख का खर्चा हुआ मान लिया। और सर वेरिएबल कॉस्ट मतलब सर और हाबी जाबी मतलब कहें तो वगैरह खर्चा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, या फिर कहें तो कुछ खर्चा पानी हो गया और थोड़ा सा चाय पानी हो गया, तो सर इसको मिलाकर सर 150 रुपया का वेरिएबल कॉस्ट आया। और एक शर्ट को बेचने के लिए सर हमारा रेवेन्यू जो है, हमारा पैसा सर 350 रुपया आया। तो हमको कॉस्ट फंक्शन निकालिए, रेवेन्यू फंक्शन निकालिए, प्रॉफिट फंक्शन निकालिए और सर ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। सर चुटकियों में निकाल देंगे। देखिए तो आप यहाँ पर मैं आपके लिए आगे से क्वेश्चन लिख दिया हूँ, क्या प्रेजेंट कर दिया हूँ। सर लेट द गारमेंट मैन्युफैक्चरर विल प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि सर हमको तो पता ही नहीं है कि कितना शर्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे, इसलिए मैंने ले लिया है सर एक्स नंबर ऑफ शर्ट्स को उसने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में सर द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स नंबर ऑफ शर्ट सर इज 1,50,000, मतलब कहीं तो 1.5 लाख रुपया, ठीक है सर समझ गया। आगे एंड द वेरिएबल कॉस्ट, और सर द वेरिएबल कॉस्ट था वो सर 150 रुपया है था, सर 150 रुपया देगा, है कि नहीं, तो वो वाला मीम छोड़ो, ठीक है। और जो एक शर्ट का दाम है सोल्ड एट 350 रुपया, मतलब 350 रुपीज में वो सेल होगा, समझ गए सर। अब आगे सर कॉस्ट फंक्शन निकालना है, तो सबसे पहले सर कॉस्ट फंक्शन का आपका फंक्शन तो बताइए। तो सर ये आ गया आपका कॉस्ट फंक्शन सामने में, C इज इक्वल टू C, यही था ना, हाँ सर यही था, इसको कर दिया ब्रैकेट के अंदर। तो सर C हमारा जो कॉस्ट है, C इज इक्वल टू, जो कॉस्ट है हमारा सर कितना है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को करने के लिए क्या चाहिए सर, टोटल कॉस्ट के लिए हमको सर फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था, तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट कितना है सर, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कर देते हैं। तो वेरिएबल कितना है सर हमारा, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 और वेरिएबल सर 150, और हमारा लास्ट में सर x लग जाता है, तो x हमने यहाँ पे लगा दिया, तो सर कॉस्ट फंक्शन रेडी है। अब चलते सर हम रेवेन्यू फंक्शन की तरफ। तो रेवेन्यू फंक्शन का क्या है, उसका r इज इक्वल टू सर rx, तो यहाँ पर rx कर देते हैं यहाँ पर, उसके बाद उसका इक्वेशन को क्लोज कर देते हैं सर। उसके बाद r इज इक्वल टू, r मतलब रेवेन्यू 350 रुपया सर, रेवेन्यू एक शर्ट से आया तो 350x आपका बन गया, ये भी आपका हो गया सर रेवेन्यू फंक्शन। अब चलते सर प्रॉफिट फंक्शन। तो चलिए प्रॉफिट फंक्शन का लिख लेते हैं सर इक्वेशन, px इज इक्वल टू rx मतलब रेवेन्यू फंक्शन माइनस सर कॉस्ट फंक्शन। तो इसको कर दिया हमने ब्रैकेट के अंदर, या फिर कहें तो बॉक्स के अंदर, आप बॉक्स मत कीजिएगा जब एग्जाम में लिख रहे होंगे। और इज इक्वल टू देकर सर रेवेन्यू फंक्शन हमारा 350 रुपीज है, तो 350x माइनस सर कॉस्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1,50,000 माइनस कर रहे थे हम, और प्लस 150x हम कर रहे थे, ठीक है सर, ये हो गया आपका। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 350x माइनस 1,50,000 और ये फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो सर 350x माइनस 150x फिर माइनस से 1 लाख मतलब 50,000 हो गया सर आपका। और 350x और 150x जब हम रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा सिर्फ सर 1
100 नहीं सर 200x बच जाता है, 200x बच जाता है और ये सर माइनस 1,50,000। ठीक है, समझ गए सर। ये हो गया आपका सर प्रॉफिट फंक्शन। क्या सर 200x इज इक्वल टू 100। अब आपका ये मिल गया सर आपका प्रॉफिट फंक्शन सर 200x माइनस 1,50,000 रुपीज आपका मिल गया सर प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, अब से चलते हैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ। सर ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, px इज इक्वल टू 0। सर जो भी px का इक्वेशन निकलेगा इज इक्वल टू 0 करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सर हमारा यहाँ पे px दे चुका है सर, तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं सर। 200x माइनस 1,50,000 रुपीज इज इक्वल टू 0 और ये सर 200x इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज और सर x इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज बाय 200। तो सर ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाता है और 2,750 जा, मतलब सर ब्रेक इवन पॉइंट या फिर कहें ब्रेक इवन पॉइंट सर 750 है। मतलब सर 750 नंबर ऑफ शर्ट्स जब बन जाएंगे और वो बिकेंगे तब जाकर सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा है इक्वल आ जाएगा। मतलब इस पोजीशन पे इतना शर्ट अगर बिक गया और उसका जो पैसा मिलेगा उस पर ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है कंपनी का। तो सर देखा कितना इजीली आपने सीख लिया, यही आपका एग्जाम में मेजरली आने वाला है ऐसे क्वेश्चन। तो सर एक्सरसाइज 4B को आप कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए और कोई भी डाउट होता है तो क्या दिक्कत है सर, डाउटनेट ऐप है ना, डाउटनेट ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको क्लास 11 12 के सारे आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे आप सीबीएसई वाले हो या फिर सीएचएसई वाले हो, एकदम से भैया। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। जय सीताराम दोस्तों, जय हिंद, जय मां समलई और ऐसे ही बढ़ते रहिए हमेशा की तरह और खुश रहिए। आप भगवान आपका कल्याण करे और मम्मी पापा को हमेशा सेवा करते रहिए, मेरा यही मोटिव है और आपको यही मैं मैसेज देना चाहता था। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे सर